56 रानी और सम्राट ने एल्डर को बनाया बेवकूफ़। दानिश की सीक्रेट टेक्निक का राज। जंगल में रानी एल्डर के सामने आने घुटने टेक कर अपने हाथ की तलवार को एल्डर के सामने बढ़ाते हुए बोली, आज चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हैं, पर आपको हमारी मदद करनी होगी ताकि वो लड़का आगे चलकर हमारे लिए कोई दिक्कत पैदा ना करे। उस लड़के का मरना जरूरी है, नहीं तो हमारे क्लैन के लिए ये सही बात नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। रानी को सम्राट काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी अपनी जगह पर अपने घुटने टेक बैठी रहती है। एल्डर धीरे धीरे रानी तरफ बढ़ने लगा, उसी के साथ दानिश के दिल की धड़कन भी धक धक बढ़ते जा रही थी। एल्डर के चेहरे पर कोई भाव भी नहीं थे जिससे सम्राट कोई अंदाजा लगा सके कि एल्डर क्या सोच रहे थे। एल्डर ने रानी के पास आकर उसकी तलवार हाथ में ली, तभी रानी ने अपनी गर्दन झुका ली। अचानक एल्डर ने तलवार रानी की गर्दन की तरफ चला दी। तलवार के घूमते ही सम्राट ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। रानी का अंदर ही अंदर बुरा हाल था, लेकिन वो खुद को अच्छी दिखाने की कोशिश कर रही थी। सम्राट ने धीमे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि तलवार रानी की गर्दन के 1 इंच पहले रुक गई। दानिश ने चैन की सांस ली। एल्डर, मुझे खुशी है जानकर कि मेरे क्लेन में अभी भी ऐसे जानबाज हैं जो अपने क्लेन के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं। ये तुम्हारी एक परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गई। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रानी चांकने का नाटक करते हुए खड़ी हुई और बोली, सच में एल्डर, आप हमारी मदद करोगे? उद्धरण चिन्ह। एल्डर अपनी पलक झपकाकर उसे हाँ कर देता है। ये देख रानी खुश होते हुए सम्राट को गले लगा लेती है, लेकिन सम्राट अभी तक सदमे में खड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने अभी रानी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती। वैसे वो रानी के नाटक के बारे में पहले से जानता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि सच में इसमें रानी की जान भी जा सकती थी। थोड़ी देर पहले रानी सम्राट को लेकर जादूगर से मिलाने के लिए निकली थी। रास्ते में रानी सम्राट से बोली, सम्राट, हम उनकी मदद के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हम उनकी मदद इतनी आसानी से नहीं पा सकते। लेकिन मैं ये यकीन दिला सकती हूँ, अगर वो हमारी मदद करने के लिए मान गए तो हमारा मकसद पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। उद्धरण चिन्ह। सम्राट, अब इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी मदद आसानी से नहीं मिल सकती? रानी, हमें उनकी मदद पाने के लिए अपनी वफादारी साबित करनी होगी। अगर हम वो कर पाए तो एल्डर हमारी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सम्राट को कुछ समझ नहीं आया, कैसी वफादारी और क्यों साबित करनी थी। रानी ने उसे समझाया कि वो जादूगर उसी के क्लेन का एक एल्डर है जो कई सालों से एक पहाड़ में कल्टीवेशन कर रहे हैं। उन्हें अपने क्लेन के साथ वफादार लोग की पसंद होते हैं, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। फिर रानी ने दानिश को सब समझाया कि उसे क्या करना है। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया था। रानी की जान पर बन आई थी, जिसे देख सम्राट की जान हलक में आ गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह अपने सदमे से बाहर आया तो वह भी खुश हो गया। अब उसके पास एक सुप्रीम ग्रेट मास्टर लेवल का एक जादूगर है जिसका सामना करना हर किसी के वश का नहीं था। उन दोनों का प्लान कामयाब रहा। उन दोनों ने मिलकर एल्डर को बेवकूफ़ बना दिया। वो दिनों मिलकर अपने फ़ायदे के लिए एल्डर का इस्तेमाल करने वाले थे। दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में बहादुर ने अपनी पावरफुल तकनीक 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से दानिश पर वार किया था, लेकिन दानिश ने अपनी अभी बनाई हुई तकनीक इस्तेमाल की जिसमें उसके शरीर से काला धुआं निकला, जिसने दानिश को चारों तरफ से घेर लिया। बहादुर की सभी तलवार गोले से होते हुए आर पार निकल गई। सभी लोग अपना अपना अंदाजा लगाने लगे कि आखिर क्या हुआ होगा। धीरे धीरे काला धुआं गायब होने लगा। वो धुआं वापस इकट्ठा होने लगा। बाद में पता चला कि ये धुआं वापस दानिश के शरीर में चला गया था। दानिश को सही सलामत देख बहादुर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहाँ खड़े हुए किसी स्टूडेंट को विश्वास नहीं हुआ कि 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से दानिश को एक खरोच तक नहीं आई। उनके लिए ये एक चमत्कार ही था, आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। दानिश को सही सलामत देख बहादुर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहाँ खड़े हुए किसी स्टूडेंट को विश्वास नहीं हुआ कि 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से दानिश को एक खरोच तक नहीं आई। उनके लिए ये एक चमत्कार ही था, आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। बहादुर की काफ़ी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी। वो सीधा अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन दानिश उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। दानिश अपने धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम को आगे आता देख बहादुर अपने कदम पीछे लेने लगा। जब दानिश उसके सामने आ गया तो अचानक बहादुर अपने घुटनों पर आ गया और बोला, मुझे माफ़ करो, मैं लालच में आ गया था। मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। हेड के पद को आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं।
दानिश के सामने बहादुर ने हार मान ली थी। स्टूडेंट्स को ये देख विश्वास नहीं हुआ कि बहादुर किसी के सामने अपने घुटने इतनी आसानी से टेक देंगे। दानिश बिना बार किए ही विजेता बन गया। ये कैसे हो सकता है? वीर ने बिना किसी मूव के बहादुर सर को हरा दिया। हमारे नए हेड सच में बहुत ताकतवर है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अब हमें दूसरे स्कूल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब हम भी बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह बेक ऑफ घूम सकते हैं। अब हमें उनसे दबना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स की खुशी उनकी बातों से ही नजर आ रही थी। मानवी भी ये देख काफ़ी खुश हो गई। अब उसके स्कूल का फ्यूचर बदलने वाला था। उसका स्कूल भी अब टॉप पर होगा। मानवी ऊपर की तरफ देखने लगी जैसे वो अपने पापा से बोलना चाहती हो। पापा, मैंने सही निर्णय लिया है ना? अब आप देखना हमारा स्कूल कहाँ से कहाँ जाएगा। अब इसे कोई नहीं रोक लाएगा। हम भी जल्दी ही टॉप स्कूल में से एक ही होंगे। दानिश फिर से बीच में आकर बोला, क्या कोई और भी है जो मुकाबला करना चाहता है? तो मैं यही खड़ा हूँ। दानिश की बात सुन वहां खड़े हुए सभी ने अपना सिर झुका लिया। अब उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो दानिश को लड़ाई के चुनौती दे सकें। मानवी दानिश के पास आए और बोली, ठीक है, फिर अब से हमारे स्कूल का नया हेड वीर होंगे। और खुद भी वीर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ये एक सम्मान था जो स्कूल के हेड को दिया जाता था। लेकिन दानिश को ये सब अजीब लग रहा था, तो दानिश बोला, ठीक है, अब तुम सभी जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। उसका आदेश सुन सभी वहां से चले गए। वहां सिर्फ मानवी, शिवा, गुड़िया और अरुण ही बचा था। अरुण खुशी से उछलते हुए आया और बोला, क्या बात है भाई, तुम्हारी टेक्निक भी तुम्हारी तरह अलग थी, लेकिन मुझे पता नहीं है ये कौन सी टेक्निक थी। मैंने ऐसी कोई टेक्निक आज तक ना देखी और ना ही ऐसी टेक्निक का कभी नाम सुना था। आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखी और इसका नाम क्या था? उद्धरण चिन्ह। यही सवाल शिवा और मानवी के दिमाग में चल रहा था। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन सी टेक्निक थी। दानिश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मुझे भी नहीं पता ये कौन सी थी। सभी दानिश के मुंह की तरफ देखने लगे और एक साथ बोले, क्या तुम्हें नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। दानिश उन्हें समझाते हुए बोला, देखो, तुम इसे मेरी सीक्रेट टेक्निक बोल सकते हो, जिसको मैंने जस्ट अभी बनाया। मैंने पहली बार इसका प्रयोग किया था तो मुझे भी नहीं पता इसका नाम क्या है। वो लोग और भी ज्यादा चौंक गए। आखिर कोई अपनी तकनीक पर इतना भरोसा कैसे कर सकता था जिसे उसने अभी बनाया हो? अगर दानिश को कुछ हो जाता तो क्या होता, ये सोचकर ही वो सब डर गए। अरुण, तुम पागल हो क्या? ये क्या सही समय था अपनी अभी बनाई हुई टेक्निक यूज करने का? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? उद्धरण चिन्ह। गुड़िया और मानवी उसे घूर कर देखने लगी जैसे उसने कुछ गलत बोल दिया हो। खुद को उन दोनों को घूरता देख वह आगे बोला, अरे मेरा मतलब, मैं किसे अपना भाई बोलता? तुम दोनों क्या सोचकर मुझे घूर रही थी? उद्धरण चिन्ह। दोनों ने एक साथ अपना सिर ना में हिला दिया। अरुण को खुद पता नहीं होता, कोई उसकी बातों का जाने क्या क्या मतलब निकाल लेगा। वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। दानिश, अरे तुम ऐसे ही चिंता कर रहे हो, भला मुझे क्या हो सकता है? छोड़ो अब ये सब, चलो चल कर कुछ खा लेते हैं, मुझे काफ़ी भूख लगी है। खाने का नाम सुन अरुण भी अपने पेट पर हाथ घुमा कर बोला, हाँ, मुझे भी जोरों की भूख लगी है, चलो कुछ खा ही लेते हैं। उसकी बात पर बाकी चारों हंसने लगे और कुछ खाने के लिए चल दिए। रास्ते में चलते टाइम दानिश थोड़ी देर पहले जो उसने टेक्निक यूज़ की उसके बारे में सोचने लगा। उसने अपने शरीर से हेवनली फायर की मदद से धुआं निकालकर अपने चारों ओर एक गोला बना दिया ताकि उसे कोई देख नहीं पाए। घेरा बनने के बाद उसने जल्दी से अपनी स्पेस रिंग से अपनी छोटी रंगभूमि का दरवाज़ा निकाला और उसमें चला गया और उस दरवाजे को बहुत छोटा कर दिया। थोड़ी देर बाद जब सभी तलवार निकल गई तो वह उस दरवाजे से बाहर आ गया। दानिश खुद से ही बोला, मुझे पता नहीं था कि दरवाज़ा एक शील्ड की तरह भी काम करेगा। अच्छा है, अब मेरे पास एक अल्टीमेट शील्ड है जिसका कोई तोड़ नहीं। सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर आई मुस्कान को देख मानवी भी मुस्कुराने लगे। वो सभी मानवी के कमरे पर आ गए। 57 टीम डिनर में हुआ हंगामा, जलती लौ का पीछा। रानी और सम्राट ने मिलकर एल्डर को बेवकूफ़ बना दिया था कि जिस लड़के के पास ब्लैक हेवनली फायर और तीनों लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी है वह उनके कुल या परिवार के लिए खतरा है। वैसे एक तरह से ये सही भी था, दानिश उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था, भले ये बात उन्हें पता नहीं हो। एल्डर अपने लिए रानी का समर्पण भाव देख उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया था। उसे अब मदद के बदले उन दोनों से कुछ नहीं चाहिए था। रानी, एल्डर, तो हम उस लड़के पर हमला करने कब जा रहे हैं? ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। एल्डर ने रानी को कोई जवाब नहीं दिया।
वो स्पिरिचुअल एनर्जी की जादुई बोतल को देख रहा था। उसने अपनी छड़ी उठाई और आसमान की तरफ की। आसमान में एक पैटर्न दिखाई देने लगा, एक गोल सर्किल जिसमें कुछ आकृति बनी हुई थी। पैटर्न हवा में घूमने लगा। तभी एल्डर ने जादुई बोतल को खोला और स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्किल की तरफ उछाल दिया। उस सर्किल में से एक जलती हुई लौ एल्डर के पास आए और सर्किल गायब हो गया। उस लौ को देखते हुए एल्डर बोला, अब ये लौ हमें उस लड़के तक पहुंचा देगी, वो जहां भी होगा ये लौ उस तक पहुंच ही जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रानी और सम्राट मुस्कराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लौ हवा में आगे बढ़ने लगी। तीनों उस लौ का पीछा करने लगे। इन सभी बातों से अनजान दानिश मानवी और बाकी लोगों के साथ मानवी के कमरे पर जा पहुंचा। मानवी ने अपना किचन देखा तो वहां कुछ खाने के लिए था ही नहीं। मानवी 2 दिन पहले तो रंगभूमि से आई थी, उसके बाद पिताजी की मौत और फिर कल्टीवेशन, तो उसे इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिला। मानवी, आज मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा करते हैं आज कहीं बाहर चलकर खाना खाएं, कैसा रहेगा? चिंता मत करो, आज सभी के खाने का बिल मैं दूंगी, जिसको जो खाना है खा सकता है। अब बाहर खाना और वो भी फ्री, तो कौन होगा जो खाने के लिए मना करेगा? सभी लोग बाहर खाने के लिए मान गए। वह सभी खाने के लिए पास ही के एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। उन्हें वहां एक टेबल खाली दिखाई दी तो सभी उस टेबल के चारों तरफ बैठ गए। अब बाहर खाना और वो भी फ्री, तो कौन होगा जो खाने के लिए मना करेगा? सभी लोग बाहर खाने के लिए मान गए। वह सभी खाने के लिए पास ही के एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। उन्हें वहां एक टेबल खाली दिखाई दी तो सभी उस टेबल के चारों तरफ बैठ गए। अपने ग्राहकों को आया देख एक वेटर उनके पास आया और बोला, बोलो बिडू, क्या मांगता है? फटाफट बोलो, इतना टाइम नहीं है, और भी लोग हैं जो अपन का वेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सबसे अरुण बोलने लगा। उसने ढेर सारी डिशेज ऑर्डर कर दी। उसका ऑर्डर लिखकर वेटर वहां से जाने लगा तो अरुण बोला, भाई कहाँ जा रहे हो? वाकियों का भी तो ऑर्डर लिख लो। वेटर, अभी लिखाया ना भाई आपने। अरुण, अरे वो तो मेरे अकेले का था, इनका भी तो लिख लो। वेटर अरुण को घूर कर देखने लगा। उसका साइज और खाने का ऑर्डर का कोई मेल ही नहीं था। अरुण की बात पर बाकी हंसने लगे। उसे घूरता देख अरुण बोला, अरे भाई, अब ऐसे भी मत देखो, नजर लग जाएगी फिर मुझे। उद्धरण चिन्ह। वेटर, सॉरी ब्रो, मुझे लगा तुमने सभी का ऑर्डर लिखा दिया। हाँ भाई, वाकई बोलो किसको क्या क्या चाहिए। सभी ने अपना अपना खाना लिखा दिया। वेटर वहां से जाते हुए फिर एक बार अरुण को घूर कर गया। गुड़िया, लगता है अरुण फ्री की दावत का पूरा मजा लेना चाहता है। अरुण कुछ रह गया हो तो उसे मंगवा लो, दी उसके भी रुपए दे देंगी, चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। गुड़िया की बात सुन सभी लोग हंसने लगे। मानवी हंसते हुए बोली, हाँ भाई, आज पेट भरकर खाना खाओ, फिर क्या पता खाना मिले या ना मिले, क्योंकि गुड़िया बहुत सख्त है। अब उससे जादू सीखोगे तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। अब जब तक उनका खाना नहीं आ जाता तो उन्होंने सोचा तब तक अरुण की टांग खिंचाई ही कर ली जाए। तो शिवा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह बोला, आज ये हमारा पहला टीम दिन है, अगर यहाँ चांदनी और होती तो हमारी रंगभूमि वाली टीम पूरी हो जाती। क्यों अरुण, सही कहा ना मैंने? शिवा को पता था कि अरुण चांदनी के नाम से ही खिंचेगा, लेकिन चांदनी का जिक्र होते ही दानिश को खांसी होने लगी। वो चांदनी से पीछा छुड़ाने के लिए तो यहाँ आया था, और अब यहाँ चांदनी की ही बातें कर रहे थे। दानिश को खांसता देख मानवी पानी का गिलास दानिश की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन दानिश उसे मना कर देता है। तभी मानवी को याद आया और बोली, सीनियर, आप खाना कैसे खाओगे? आप हमेशा अपने चेहरे पर ये मास्क लगाए घूमते हो। अब तो हम शायद अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो आप हमारे सामने तो ये मास्क हटा ही सकते हैं। दानिश ने भी अभी ध्यान दिया कि वो खाना खाने तो आ गया, लेकिन इस बात का उसने ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो खाना खाएगा तो उसे मास्क हटाना पड़ेगा। अब ये बड़ी दिक्कत हो गई दानिश के लिए। अब वो खाने के लिए मना भी नहीं कर सकता था, उसे अपना मास्क हटाना ही होगा। दानिश अपने आप से बोला, वैसे मैं कब तक इस मास्क के पीछे छुपा रहूंगा? अब अगर मुझे जय के कातिलों को ढूंढना है तो मुझे मास्क हटाना ही होगा। वैसे भी मैं अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, तो अब मास्क हटा सकता हूं। दानिश ने अपना टोपा थोड़ा नीचे किया और अपना मास्क उतार दिया। उसका चेहरा सिर्फ पास बैठे लोग ही देख सकते थे। मानवी दानिश का चेहरा देख उसी में खो गई और अपने आप से बोली, मुझे तो पहले से पता था सीनियर दिखने में काफ़ी सुंदर होंगे, और आज देख भी लिया, सच में सीनियर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अरुण, लेकिन भाई आपने अभी तक बताया नहीं, आखिर इस मास्क के पीछे का राज क्या है? हमें भी तो पता चले, आखिर आप ये मास्क क्यों लगाते हो? आप बुरे भी नहीं दिखते जो उसकी वजह से मास्क लगाते हों।
सभी दानेश की को देख उसके जवाब का इंतजार करने लगे। इससे पहले दानेश कुछ बोलता किसी ने अपनी तलवार का ऊपरी हिस्सा जोर से उनकी टेबल पर मारा। अब सभी की निगाहें दानेश से हटकर उस बंदे की तरफ चली गई। बड़ी बड़ी मसल बाला शरीर, चेहरे पर गुस्सा, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर एक तलवार का बड़ा कट लगा हुआ था। देखने में काफी खतरनाक और डरावना लग रहा था। उसके साथ 3 लड़के और खड़े हुए थे। उनके हाथों में भी तलवार थी। वो सभी योद्धा लग रहे थे। चारों में एक चीज कॉमन थी और वो थी उनकी ड्रेस। वो किसी स्कूल के स्टूडेंट थे। मानवी उस लड़के से बोली, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम में थोड़ी सी भी तमीज नहीं कि किसी की बातों में ऐसे बिना कारण दखल अंदाजी नहीं दिया करते? उद्धरण चिन्ह। वो लड़का मानवी को घूरते हुए बोला, ओह मुझ में तमीज नहीं है तो तुम लोगों में कितनी तमीज है? तुम्हें पता नहीं है शायद ये टेबल मेरी है, मैं हमेशा इसी टेबल पर खाना खाता हूँ। अब फिलहाल तुम मेरी टेबल पर बैठे हुए हो तो तुम ही बताओ किसमें तमीज नहीं है। अरुण, भाई इसमें बदतमीजी की बात कहाँ से आ गई? जब हम यहाँ आए तो ये टेबल बिल्कुल खाली थी, तो हम लोग यहाँ आकर बैठ गए। अब हम खड़े होकर तो खाना नहीं खा सकते थे ना? वो लड़का गुस्से में, मुझे नहीं पता तुम लोग खड़े होकर खाओ या फिर सोकर, लेकिन ये जगह मेरी है, तुम्हें अभी इस टेबल को खाली करना होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवा, तारांकन, अरे ऐसे कैसे खड़े हो जाएं? अब जब हम टेबल पर बैठ गए हैं तो खाकर ही खड़े होंगे, पहले नहीं। जाओ और कोई दूसरी टेबल देख लो। उद्धरण चिन्ह। शिवा की बात सुन लड़का गुस्से में आ गया। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसने गुस्से से अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और टेबल पर दे मारा। टेबल के 2 टुकड़े हो गए। जब इस टेबल पर मैं खाना नहीं खा सकता तो कोई भी नहीं खा सकता। उद्धरण चिन्ह। जब इस टेबल पर मैं खाना नहीं खा सकता तो कोई भी नहीं खा सकता। उद्धरण चिन्ह। मानवी और वाकी सभी अपनी अपनी चेयर से खड़े हो गए। ये लड़का सच में पागल है क्या? एक टेबल के लिए इतना तमाशा कौन करता है? ये किसी और टेबल पर भी तो खाना खा सकता था। उद्धरण चिन्ह। मानवी अपने मन में सोच ही रही थी कि उसकी नज़र बाहर दीवार से छुपकर देख रहे लड़कों पर पड़ी जो उन्हें देख हंस रहे थे। मानवी ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। अब मानवी को समझ आ गया था कि ये लड़का गुस्सा होने का नाटक और इतना तमाशा क्यों कर रहा है। क्या होगा जब जादूगर दानेश को ढूंढ लेगा? कौन थे वो लड़के जो छुपकर देख हंस रहे थे? क्या उनकी वजह से ये तमाशा हो रहा था? मानवी अब क्या करने वाली है? धरती के छोर पर एक संत जिसने जापानी टाइप एक बांस की टोपी पहनी हुई थी। उसके गले में मोटे बीजों वाली कई सारी बड़ी मालाएं पहनी हुई थी। एक माला उसके हाथ में थी जिसे वो अपने अंगूठे से घुमा रहा था। वो पहाड़ी के बिल्कुल छोर पर खड़ा था। उसके सामने बहुत बड़ा था समुंदर था। तभी वहां आसमान में एक पोर्टल खुला जिसमें से एक 9 लेबल ड्रैगन निकला। उसने पोर्टल से निकलते ही संत पर हमला कर दिया। आगे बढ़ते हुए ड्रैगन बोला, संत तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बोलते हुए ड्रैगन ने अपने बड़े पंजे से संत पर हमला कर दिया। ड्रैगन का पंजा संत को छूता इससे पहले संत के सामने एक शील्ड बन गई जिससे ड्रैगन का पंजा वहीं रुक गया। ड्रैगन चारों ओर घूमते हुए संत पर दोबारा हमला करने लगा, लेकिन संत पहाड़ी से ऊपर उड़ गया। ड्रैगन के पंजे से पहाड़ी का वो हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। 58 अरुण का जादू इम्प्रूव हुआ। स्टीफन स्कूल vs मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल। मानवी, दानेश, शिवा, गुड़िया और अरुण टीम डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे जहां अरुण ने खुद के लिए ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया, जिस वजह से सभी अरुण की टांग खींचने लगे। दानेश जो बिना सोचे खाना खाने गया कि खाने के लिए उसे अपना मास्क तो हटाना पड़ेगा, फिर वह कुछ सोचते हुए अपना मास्क हटा देता है। आज पहली बार उन्होंने दानेश का यानी जय का चेहरा देखा था जो दिखने में काफी सुंदर था। मानवी तो उसे देखती ही रह गई। तभी वहां कुछ लड़के आ गए। उनमें से एक लड़के ने उनकी टेबल तोड़ दी, यह बोलकर कि वो टेबल उसकी थी, अगर वो उस पर खाना नहीं खा सकता तो कोई और भी नहीं खा सकता। आवाज सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक वहां आया। वह कुछ पूछना चाहता था कि वो लड़का और उसके साथी उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। रेस्टोरेंट का मालिक डरकर पीछे हट गया। यहाँ वैसे आए दिन कोई न कोई लड़ता ही रहता था, इसलिए बेचारे को काफी नुकसान उठाना पड़ता था, पर करे भी क्या। वह अपने आप से बोला, आज फिर से नुकसान हो गया, पता नहीं अब इसकी भरपाई कैसे होगी। उद्धरण चिन्ह। वेटर अपने मालिक की चिंता समझ रहा था। वह अपने मालिक के कंधे पर हाथ रख धीमी आवाज में बोला, आप चिंता मत करो, दोनों में से जो पार्टी जीतेगी खाने का चार्ज बढ़ाकर हम वहां से पूर्ति कर लेंगे, सो जस्ट चिल और अब शो के मजे लो। उद्धरण चिन्ह। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
तभी मानवी की नज़र छुपकर हंसते हुए देख रहे लड़कों पर गई। मानवी अपने ही मन में सोचते हुए बोली, ओह, तो सब किया कराया इन लोगों का है। इन्होंने ही इन्हें भेजा होगा हमें तंग करने के लिए। ये स्टीफन स्कूल के स्टूडेंट्स कभी नहीं सुधरने वाले। उद्धरण चिन्ह। मानवी शिवा की तरफ देख उन लड़कों की तरफ इशारा करती है। उन्हें देख शिवा भी समझ गया यहाँ क्या और क्यों हो रहा था। दरअसल स्टीफन स्कूल और मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स में मुकाबले होते रहते थे। दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। कभी एक दूसरे को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज स्टीफन स्कूल के लड़कों को मौका मिल गया था तो उन्होंने कुछ लड़कों को रुपए देकर यहाँ हंगामा करने के लिए भेज दिया। शिवा आगे आता हुआ बोला, ओह, तो ये टेबल तुम्हारी है और इस टेबल को अपनी बनाने के लिए कितने पैसे लिए हैं तुमने? सामने वाला लड़का सकपकता हुआ बोला जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या मतलब, तुम्हें मैं ऐसा दिखता हूँ क्या? मैं क्यों किसी से पैसे लूँगा इस टेबल को अपना बनाने के लिए? उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो अपने डोले शोले दिखाने लगा। उन्हें देख शिवा बोला, वाह, डोले शोले तो अच्छे बना रखे हैं, पर क्या है कि आजकल लोग अपनी नामर्दी छुपाने के लिए डोले शोले बना लेते हैं। अब हमें क्या पता तुमने अपने डोले शोले क्यों बनाए हैं? उद्धरण चिन्ह। शिवा की बात सुन अरुण जोर जोर से हंसने लगा। रेस्टोरेंट के वाली लोग भी उस लड़के पर हंसने लगे। लोगों को अपने ऊपर हंसता देख उसे अब सच में गुस्सा आने लगा। वह गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं नामर्द हूँ? उद्धरण चिन्ह। शिवा, नहीं तो तुम गलत क्यों समझ रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब तुम खुद को नामर्द समझते हो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों अरुण, है ना? अरुण भी हंसते हुए सामने आया और बोला, सही कहा शिवा भाई, अब कोई खुद को नामर्द साबित करने पर तुला हुआ है तो हम क्या ही कर सकते हैं। अरे हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। अरुण ने अपने जादू से उस लड़के हाथों पर चूड़ी जैसे गोल गोल गोल्डन रंग के कवच बना दिए। वो कवच बिल्कुल चूड़ी जैसे लग रहे थे। उस लड़के के हाथ में चूड़ी देख सभी लोग हंसने लगे। अरुण की इस हरकत पर दानिश को भी हंसी आ गई। पास खड़ी मानवी को दानिश के गुलाबी होठ ही दिखाई दे रहे थे। मुस्कराते हुए गुलाबी होठ मानवी को पागल कर रहे थे। उसका मन मचलने लगा। आज पहली बार उसने दानिश के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। लड़के ने गुस्से में अपनी तलवार उठा ली। उसके साथियों ने भी अपनी अपनी तलवार निकाल ली। उन्हें लड़ने के लिए तैयार देख अरुण बोला, रुको रुको, अगर तुम लोगों को लड़ना ही है तो बाहर चलकर लड़ते हैं। यहाँ इस होटल को क्यों नुकसान करना? वैसे तुम जैसे नामर्द के लिए तो मेरा एक जादू ही काफ़ी होगा। वो लड़के अरुण की बात सुन बिना उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें आगे आता देख अरुण ने अपना हाथ उनकी तरफ करते हुए एक मंत्र बोला। उसके मंत्र बोलते ही सभी लड़के जैसे अपनी जगह पर ही जम गए। उनमें से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। वो हिलने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाए। दानिश अरुण को जादू करता देख इम्प्रेस हो गया। उसका ये जादू वाकई कमाल था। दानिश अरुण के जादू की तारीफ करते हुए बोला, वाह अरुण, लगता है तुम्हारा जादू पहले से अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। दानिश के मुंह से अपनी तारीफ सुन अरुण को जैसे पंख ही लग गए। वो तो आसमान में उड़ने लगा। वह मुस्कराते हुए बोला, बस भाई, अब इतनी तारीफ भी मत करो, मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। मैं आपके बराबर ताकतवर होना चाहता हूँ। जिस दिन ऐसा होगा तब मैं समझूंगा मैं जादू जानता हूँ। अरुण जादू दानिश की वजह से ही सीख रहा था। उसे दानिश के साथ रहने के लिए उसी के बराबर का जादू आना चाहिए जिससे वो उसकी मदद कर सके। अरुण उन सभी लड़कों को ऐसे ही हवा में उड़ाते हुए बाहर लेकर आ गया और अपना जादू वापस ले लिया। जादू वापस लेते ही वो एक साथ अपनी जगह से हिल और सामने की तरफ गिर गए। अरुण उन पर तंग कसते हुए बोला, ये क्या, तुम तो अभी से धरती चाटने लगे? अभी तो मैंने अपना एक ही जादू किया है। अरे भाई लोगों, ऐसा मत करो, मुझे अभी अपने वाकी के जादू की प्रैक्टिस करने दो, देखूं तो सही मेरा जादू कितना इम्प्रूव हुआ है। उद्धरण चिन्ह। भरे बाजार में अपनी उन लड़कों की बेइज्जती हो रही थी। स्टीफन स्कूल के लड़के ये देख चौंक गए कि मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में कुछ नए बंदे आ गए हैं जिनका जादू काफ़ी अच्छा है। जो एक साथ चार चार योद्धाओं से लड़ सकता है, ये उनके लिए खतरे की बात थी। वो सभी लड़के अपनी बेइज्जती होते देख एक साथ गुस्से में अपनी तलवार उठाकर अरुण की तरफ भागने लगे। उन सभी ने एक साथ अरुण पर हमला किया। दानिश अरुण की मदद के लिए आगे बढ़ा लेकिन गुड़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, रुको और देखते जाओ अरुण क्या क्या कर सकता है। गुड़िया की बात सुन अरुण वहीं रुक गया और देखने लगा, क्या अरुण इन सभी का सामना कर पाएगा? क्या अरुण का अटैकिंग जादू भी इम्प्रूव हुआ है?
क्या अब स्टीफन और मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के बीच लड़ाई होने वाली है? कहाँ छुपी हो इंसानी बच्ची, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? बाहर आ जाओ छोटी बच्ची, यूं मेरे साथ लुका छिपी खेलना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज़ सुन लड़की ने अपना मुंह और जोर से पकड़ लिया। ये आवाज़ एक डेमन ट्री की थी जो एक लड़की थी। उसके शरीर से लंबी लंबी पेड़ों की शाखाएं निकल रही थी जो आगे से किसी तलवार की तरह पैनी थी। अगर वो किसी इंसान को लग जाए तो उस इंसान के आर पार हो जाए। अचानक डेमन ट्री को एहसास हो गया कि वो लड़की किस पेड़ के पीछे छुपी हुई है। डेमन ट्री बोलती हुई उस तरफ जाने लगी। अचानक डेमन ट्री ने उस पर अपनी शाखाओं से हमला कर दिया। डेमन ट्री की शाखाएं उस पेड़ को चीरती हुई पार हो गई, लेकिन हमले से कुछ पल पहले ही वो लड़की वहां से हट गई और वहां से भागने लगी। डेमन ट्री उसका पीछा करने लगी। डेमन ट्री ने अपनी शाखाओं से उस लड़की पर हमला कर दिया, लेकिन उसकी शाखा लड़की को छूती उसके पीछे एक लाल रंग का कवच बन गया और उसकी शाखाएं रुक गई। 59 मैं मारूंगा इन्हें। टीम डिनर के लिए आए मानवी और उसके दोस्त बैठकर मजाक कर रहे थे, तभी कुछ लड़के आकर उनकी टेबल तोड़ दिए, जिनका मिलकर सभी दोस्त मजाक बनाने लगे। खुद को नामर्द सुन सामने वाला लड़का अरुण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अरुण अपने जादू से उन्हें वहीं रोक देता है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। अरुण उन्हें हवा में ही उड़ाकर बाहर ले आया। वो रेस्टोरेंट वाले का नुकसान नहीं होने देना चाहता था। बाहर आकर उसने अपना जादू वापस लिया। फिर सामने वाले लड़के अरुण पर अपनी तलवारों से वार करने के लिए आगे बढ़े। सभी ने मिलकर एक साथ अरुण पर वार किया। अरुण ने अपने चारों ओर एक गोल्डन शील्ड बना ली। उन सभी की तलवार वहीं रुक गई। अरुण उन्हें चिढ़ाते हुए बोला, बस इतना ही दम है तुम लोगों में? क्या मजाक है यार, मुझे इन नामर्दों से लड़ना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। चारों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर आसपास खड़े लोगों को जो उन्हीं की तरफ देख मुस्करा रहे थे। अरुण दोबारा बोला, थोड़ा दम और लगाओ, अभी तो तुम्हारी तलवार मुझे छू भी नहीं पाए। देखो लोग तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुम चारों मिलकर भी मुझे हरा नहीं पाए तो तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। कहीं लोग तुम्हें सच में नामर्द ना समझ ले। अरुण उनके गुस्से को और भी भड़का रहा था। उन्होंने साथ मिलकर फिर से अरुण की शील्ड पर हमला किया। अरुण की मुस्कान बता रही थी कि शायद वो यही चाहता था कि वो साथ मिलकर उस पर पहले से भी ज्यादा ताकत से वार करे। उनके वार करते ही शील्ड तो नहीं टूटी, लेकिन उनकी तलवारें जरूर टूट गई। वो सभी दूर जाकर गिरे। अरुण की शील्ड पहले वार के रोकती है, लेकिन दूसरे बार पर दुगनी ताकत से वापस अटैक करती है। इसीलिए अरुण ने उन्हें ज्यादा ताकत से वार करने के लिए उकसाया। लड़के अब अरुण पर वार करने से डर रहे थे। उनके हथियार भी टूट गए थे। वो चारों वहां से भाग खड़े हुए। जब अकेले अरुण ने उनका ये हाल कर दिया, अगर चारों बाकी चार और लड़ने लगे तो उनका क्या हाल होगा, यही सोचकर वो वहां से भाग गए। अपने भेजे हुए लड़कों को पिटकर भागते देख छुपकर देख रहे स्टीफन स्कूल के लड़के वहां से छुपकर निकलने की सोच रहे थे। दोनों वहां से जाने के लिए पीछे तो अपने पीछे शिवा और मानवी को खड़े पाया। मानवी, अरे जाने की इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा हमें भी लड़ने का मौका दो, बोलकर दोनों ने एक साथ उनके कंधे पर बार कर उन्हें बेहोश कर दिया और उन्हें उठाकर रेस्टोरेंट में लेकर आ गए। उन सभी ने खाना खाया। फिर उसके थोड़ी देर बाद स्टीफन स्कूल के लड़कों को होश आने लगा। उन्होंने आंखें खोली तो अपनी आंखों के सामने अरुण का चेहरा देखा, जिसे देख वो डर कर पीछे हट गए। उन्होंने देखा वो अभी भी रेस्टोरेंट में ही थे। दोनों ने अपनी तलवार निकलनी चाही, लेकिन उनकी तलवार गायब थी। फिर अपनी स्पेस रिंग से हथियार निकालने की सोची, लेकिन उनकी स्पेस रिंग भी गायब थी। शिवा ने उन दोनों की तलवार को अपने कंधों पर पकड़ रखा था। मानवी उन दोनों की स्पेस रिंग को अपने हाथ में उछाल रही थी। अब उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन अरुण ने उन दोनों को अपने जादू से वहीं रोक दिया। वो लड़के सिर्फ अपनी आंखें हिला सकते थे। अरुण उन दोनों के सामने आकर बोला, अब इन चूजों का क्या करना है? ऐसा करते हैं, इन दोनों को यही मार डालते हैं, कम से कम मार्शल स्कूल के 2 दुश्मन तो कम हो ही जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। शिवा भी उनकी तलवारों को घुमाते हुए उनके पास आया और बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसा करता हूं, मैं ही इनकी तलवार से इन्हें मार डालता हूं। अरुण, नहीं मैं मारूंगा इन्हें। शिवा, नहीं इन्हें तो मैं ही मारूंगा। मानवी उनके पास आकर बोली, तुम दोनों लड़ना बंद करो, इन दोनों को मैं ही मार देती हूं। वो तीनों उनको मारने के लिए लड़ने लगे। दोनों लड़के अपनी मौत के बारे में सोच बहुत डर गए और सोचने लगे, क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं? उन्हें मारने के लिए ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते।
उनकी लड़ाई के बीच में एक आवाज और आई, इन्हें कोई नहीं मरेगा, इन्हें जाने दो। तीनों ने उस आवाज को सुन लड़ना बंद कर दिया। यह आवाज दानिश की थी, जो अभी अपनी चेयर पर बैठकर चाय पी रहा था। उसकी बात सुन तीनों दानिश के पास आए। अरुण चौंकते हुए बोला, क्या कह रहे हो भाई, ये दुश्मन है, हमें ऐसा मौका शायद दोबारा फिर कभी मिले। हमें इन्हें मार देना चाहिए, हमारे 2 दुश्मन कम हो जाएंगे। शिवा, हाँ अरुण सही बोल रहा है, हमें इनको मार देना चाहिए। दानिश अपना कप टेबल पर रख कर खड़ा हुआ और थोड़ी तेज आवाज में बोला, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने क्या बोला? इन्हें जाने दो और इनका सामान भी वापस कर दो। मैं मार्शल स्कूल का नया प्रिंसिपल हूं, तो अब से मार्शल स्कूल में वही होगा जो मैं चाहूंगा। नए प्रिंसिपल की बात सुन वो दोनों लड़के चौंक गए। नया प्रिंसिपल और वो भी इतना जवान। ये तो सुना था कि मार्शल स्कूल के प्रिंसिपल मारे गए, लेकिन ये नहीं सुना कि मार्शल स्कूल का नया प्रिंसिपल बन गया, और वो भी इतना जवान लड़का। हालांकि उनको दानिश का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसकी आवाज़ और शरीर से वो जवान दिख रहा था। दानिश की बात सुन उन तीनों ने अपना सिर झुकाया और एक साथ बोले, ये सर। उद्धरण चिन्ह। अरुण ने अपना जादू वापस ले लिया, तो वो लोग लंबी लंबी सांस लेते हुए एक दूसरे को देखने लगे और दानिश के सामने झुककर उसे धन्यवाद किया। मानवी और शिवा ने उनका सामान लौटा दिया। वो फिर से दानिश के सामने झुके और बोले, हम आपकी इस दरियादिली को याद रखेंगे, कभी मौका मिलने पर हम आपकी एक बार मदद जरूर करेंगे, हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने उन्हें वहां से जाने का इशारा कर दिया, तो दोनों वहां से चले गए। उन्हें जाते ही अरुण अपनी चेयर पर लंबी सांस लेते हुए बोला, यार मैं कितना अच्छा नाटक करता हूं ना, मुझे तो नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए, मैं बहुत ही जल्द लोगों के दिलों पर राज करूंगा, राज। उसकी बात सुन सभी हंसने लगे। दरअसल ये सब उनका एक नाटक था। स्टीफन स्कूल के लड़कों को मारने की धमकी देना, उन्हें मारने के लिए लड़ाई करना, ये सब उन्होंने खाना खाते समय सोच लिया था। वो इतना चाहते थे कि दुश्मन के दिलों से वो कड़वाहट मिटा सके, वो नफरत खत्म कर सके जो कई सालों से चली आ रही है। मानवी, हाँ, और मुझे अपने नाटक में मैन हीरोइन का रोल देना, मैं भी तो अच्छा नाटक कर लेती हूँ ना। अरुण, जब हीरोइन तुम हो तो हीरो कौन होगा? हीरो के लिए वीर भाई सही रहेंगे, ये भी अच्छा नाटक कर लेते हैं। इन्हें कोई नहीं मरेगा, इन्हें जाने दो। अरुण वीर की तरह आवाज निकालते हुए बोला। उसकी बात सुन सभी हंसने लगे। मानवी भी हंस रही थी, लेकिन मन ही मन शर्माते हुए सोच भी रही थी, हाँ मेरा हीरो वीर ही होगा, वीर के अलावा कोई और नहीं। मैंने तो अपने दिल में वीर को अपना सब कुछ मान लिया है, देखते हैं अब आगे क्या होता है, सब किस्मत पर निर्भर करता है। वो सभी मिलकर ऐसे ही बातें करते रहे। अब काफ़ी टाइम हो गया था, वो सभी वापस स्कूल के लिए निकल गए। वो सभी रास्ते में जा ही रहे थे कि दानिश को उसके मन में एक आवाज़ सुनाई दी, दानिश, तुम्हारी तरफ कोई शक्तिशाली इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं उसकी ताकत और ऑरा इतनी दूर से महसूस कर पा रही हूँ। ये दानव लोमड़ी की आवाज़ थी। दानिश दानव लोमड़ी की बात सुन अचानक रुक गया, उसे रुका देख बाकी भी रुक गए। मानवी उसके पास आती हुई बोली, क्या हुआ सीनियर, तुम अचानक ऐसे रुक क्यों गए? दानिश, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा, कोई शक्तिशाली इंसान हमारी तरफ आ रहा है। अब मैं नहीं जानता वो दोस्त है या दुश्मन या फिर कोई अजनबी, पर हम रिस्क नहीं ले सकते, तुम लोग यहाँ से जाओ जल्दी। उद्धरण चिन्ह। दानिश की बात सुन उन सभी को जैसे एक झटका लगा। अरुण, मैंने बोला था ना, उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाते हैं, मुझे लगता है उन्होंने ही अपने स्कूल में बताया होगा और वही हम पर हमला करने के लिए किसी को लेकर आ रहे होंगे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, इस बार मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। मानवी, हाँ वो चाहे जो भी हो, लेकिन हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। दानिश, तुम्हारे यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं होगा, सामने वाला सुप्रीम ग्रेट मास्टर लेवल का है, तुम लोग उसका सामना नहीं कर पाओगे, तुम लोग जाओ यहाँ से। लेबल सुनते ही उनके मुंह का पानी सूख गया, सच में वो इतने ताकतवर दुश्मन का सामना नहीं कर सकते थे। शिवा चौंकते हुए बोला, सुप्रीम ग्रेट मास्टर, फिर तो ये कोई और है, इतनी ऊंची लेबल स्टीफन स्कूल में किसी की नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मानवी, अगर ये स्टीफन स्कूल से नहीं है तो कौन हो सकता है फिर? दानिश, तुम लोग सोचने में अपना समय खराब मत करो, वो हमारे और भी करीब आ गया है। अगर तुम लोग यहाँ रहे तो शायद हम में से कोई जिंदा ना बचे, तो तुम लोग निकलो यहाँ से जल्दी, मैं उसे यहीं रोके रहूंगा। दूसरी तरफ एल्डर रानी और सम्राट के साथ दानिश की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जादुई लौ पहले से ज्यादा जलने लगी, उसे देख एल्डर बोला, हम उस लड़के तक पहुंचने वाले हैं। लौ के तेज जलने का मतलब है वो लड़का हमारे बहुत करीब है, किसी भी पल हम उस तक पहुंच सकते हैं।
ये सुन रानी खुश हो गई, उसे लगा जैसे अब दोनों खजाने उसे मिलने ही वाले हो। रानी, आखिरकार हम उस लड़के तक पहुंच ही गए, बस थोड़ी देर और अब दोनों खजाने हमारे पास होंगे। उद्धरण चिन्ह। सम्राट भी खुश होते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था हम उसे इतनी आसानी से ढूंढ लेंगे, अभी तक तो पिताजी के सैनिकों ने उस लड़के की लोकेशन का भी पता नहीं लगाया होगा और हम उस तक पहुंचने वाले हैं। इधर एल्डर दानेश तक पहुंचने वाला था, उधर दूसरी तरफ वो लोग दानेश को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। आगे क्या होगा अब तो समय ही बताएगा। 60 लॉ का बुझना, रानी का पागलपन और एल्डर का गुस्सा। दानेश और उसके साथी स्टीफन स्कूल के लड़कों को जिंदा छोड़कर वहां से अपने स्कूल जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में दानव लोमड़ी ने दानेश को बताया कि उसकी तरफ कोई शक्तिशाली इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुन दानेश अचानक रुक जाता है। मानवी के पूछने पर वह उसे इस बारे में बताते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं तो उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उनमें से कोई वहां से जाने को तैयार नहीं था। वो लोग दानेश को मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते थे, जबकि दानेश ने उनकी पहले कई बार जान बचाई थी। मानवी सीनियर, आप चाहे कुछ भी कहो लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हम सभी मिलकर उस मुसीबत का सामना करेंगे, अब चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए। अरुण, हाँ, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। होगा वो सुप्रीम ग्रेट मास्टर का योद्धा, मैं पहले अपने साथियों को नहीं बचा पाया, इसका मुझे आज तक अफसोस है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं साथ मरने को तैयार हूं पर यहाँ से भागूंगा नहीं। गुड़िया, जब तुम लोगों में से कोई नहीं जा रहा तो मैं क्यों भागने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। सभी लोग दानेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार थे, लेकिन वहां से जाने के लिए नहीं। दानेश अपने आप से बोला, ये लोग सच में पागल हो गए हैं, इन्हें अंदाजा नहीं है सुप्रीम लेवल का बंदा कितना खतरनाक हो सकता है। ये सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि मैं भी उसका सामना कर पाऊंगा या नहीं बोल नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। दानव लोमड़ी, वो बस हम तक पहुंचने वाला है, तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो जो उसका सामना कर सको। तुम्हारा शरीर भी अभी इतना ताकतवर नहीं है जो मेरी शक्ति सहन कर सके। नहीं तो मैं तुम्हारा शरीर इस्तेमाल कर उससे लड़ लेती, लेकिन मुझे डर है तुम्हारी फिलहाल की स्थिति में तुम्हारा शरीर फट जाएगा, हम अभी ये रिस्क नहीं ले सकते। दानेश अपने ही मन में बोला, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम भागते हैं तो उससे तेज भाग भी नहीं सकते, वो जल्दी ही हमें पकड़ लेगा। तो क्या करना चाहिए, क्या दिमाग लगाओ, क्या सकता है दानेश क्या। तभी दानेश को एक आइडिया आया, वो अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर सकता था। दूसरी तरफ एल्डर वहां पहुंचने वाला था। लॉ जोर जोर से फड़फड़ाने लगी, उसे देख रानी बोली, ये क्या हो रहा है एल्डर, अचानक लॉ फड़फड़ा क्यों रही है, कहीं ये बुझने वाली तो नहीं है। एल्डर लॉ को अपनी स्पिरिचुअल पावर देते हुए बोला, हाँ, ये किसी भी समय बूझ सकती है, हमें जल्दी करना होगा। रानी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक तो हम उस लड़के तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। अगर लॉ उस लड़के तक पहुंचने से पहले बुझ गई तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे। एल्डर अपनी उड़ने की गति बढ़ाते हुए बोला, ये जलती हुई लौ तभी फफड़ती है जब वो इंसान मरने वाला हो। रानी, नहीं, वो कहीं नहीं जा सकता, अगर उसे मरना भी है तो पहले मुझे खजाने देने होंगे, उसके बाद ही वो मर सकता है। अब हमसे भी जल्दी उसके पास कौन पहुंच गया। रानी की बात सुन सम्राट के दिमाग में अपने पिताजी का नाम आया, वह अपने आप से बोला, क्या ऐसा हो सकता है पिताजी हमसे भी पहले उस लड़के तक पहुंच गए हो, लगता है मैंने पिताजी का मांग लिया। अगर ऐसा हुआ तो हमारा वहां जाना सही नहीं होगा। सम्राट, रानी, अगर पिताजी उस लड़के तक पहुंच गए हैं तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन रानी अपनी गति बढ़ाते हुए बोली, नहीं, मैं उस खजाने को किसी के हाथ में नहीं जाने दे सकती, चाहे वो तुम्हारे पिताजी ही क्यों ना हो। अगर उस खजाने को तुम्हारे पिताजी ने लेने की कोशिश की तो आज वो भी अपनी जान से जाएंगे। रानी की बात सुन सम्राट चौंक गया। रानी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था, वो किसी भी हाल में खजाना खोना नहीं चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे किसी का भी सामना करना पड़े। सम्राट, ये क्या बोल रही हो तुम, वो मेरे पिताजी है, कोई दुश्मन नहीं जो तुम उन्हें मारने की बातें कर रही हो। रानी ने सम्राट की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे अभी के लिए सिर्फ खजाना दिखाई दे रहा था। सम्राट ने भी अपनी गति बढ़ाई, लेकिन अचानक जलती हुई लौ बुझ गई। लौ के बुझते ही एल्डर वहीं रुक गया, उसे पता था कि अब वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा, यानी मारा गया, लेकिन रानी जिसे खजाना चाहिए था वह लौ के बुझने के बाद भी जिस दिशा में लौ जा रही थी उसी दिशा में खुद आगे गई देखने। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, ना तो उसे दानेश मिला और ना ही कोई दानेश को मारने वाला।
और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि रानी को वहाँ आसपास किसी के लड़ने के निशान तक नहीं मिले थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एल्डर और सम्राट भी आ गए। रानी पागलों की तरह वहाँ खोजबीन कर रही थी, लेकिन उसे वहाँ कोई सुराग नहीं मिल रहा था, न तो किसी की लड़ाई का न किसी के होने का। रानी गुस्से में एल्डर से बोली, एल्डर मुझे लगता है ये लॉ किसी काम की नहीं थी, ये हमें किसी गलत जगह पर लेकर आई है। देखो यहाँ किसी के होने तक का सुराग नहीं है। अगर यहाँ किसी योद्धा की मौत हुई होगी तो कम से कम लड़ाई के निशान तो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। आप एक बार फिर से कोशिश करो, शायद पिछली बार मंत्र बोलने में कोई दिक्कत हो गई होगी। रानी की बातों से एल्डर को गुस्सा आने लगा। वो सुप्रीम ग्रेट मास्टर लेवल का जादूगर था और उसके जादू में कमी हो ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन रानी इतने बड़े जादूगर के जादू में कमी बताने की गुस्ताखी कर रही थी। सम्राट सोचने लगा, शायद रानी पागल हो गई है, इसे खजाना खोने का इतना बड़ा सदमा लगा है कि एल्डर पर ही उंगली उठा रही है। मुझे डर है अगर एल्डर को गुस्सा आया तो वो कहीं रानी को कुछ कर ना दें। एल्डर गुस्से में बोला, ओए लड़की, पागल हो गई है क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मेरे जादू में कमी? मैं सुप्रीम लेवल का जादूगर हूँ, मेरे भी जादू में कोई कमी हो ही नहीं सकती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जादू पर सवाल उठाने की? रानी, क्यों? आपके जादू में क्यों कमी नहीं हो सकती? गलती हर किसी से हो सकती है, तो शायद आपके जादू करने में कोई गलती हुई हो। अगर आपके जादू में कमी नहीं थी तो फिर यहाँ कोई है क्यों नहीं? क्या सभी लोग हवा में गायब हो गए नहीं ना? एल्डर गुस्से में रानी की तरफ बढ़ने लगा। उसे आज तक किसी ने उसके जादू में कमी होने जैसी बात नहीं की थी। एक जादूगर तभी होता है जब वह अपने मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से और शुद्ध करे, लेकिन रानी की बातों से मतलब था कि एल्डर कोई जादूगर नहीं टोने टोटके करने वाला हो जिससे गलती हो गई हो। एल्डर को गुस्सा में आगे बढ़ता देख सम्राट उसके सामने आकर झुकते हुए बोला, माफ़ करें एल्डर, इससे गलती हो गई, लगता है इसे खजाना खोने का सदमा मिला है इसलिए आपसे ऐसी बातें कर रही हैं। इसकी दिमागी हालत के बारे में सोच, इसे माफ़ कर दो प्लीज़। एल्डर गुस्से में रानी को देख रहा था। वह उसे उसकी गलती याद दिलाना चाहता था कि किसी एल्डर से कैसे बात की जाती है, उनकी बेइज्जती नहीं सम्मान किया जाता है और वो कैसे करते हैं ये सीखना चाहता था। क्या होगा कहानी में आगे? क्या दानेश सच में मारा गया? अगर नहीं तो दानेश कहाँ गायब हो गया? क्या एल्डर रानी को उसकी गलती की सजा देगा या फिर रानी अपनी बात को सही साबित कर देगी?